अच्छा स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास मेरे ख्याल में जाते जाते आप लोग का ये प्रीवियस क्वेश्चन तक हो गया था। एक second। मेरे ख्याल में ये वाला क्वेश्चन हो गया था। हाँ, नेक्स्ट आज हेडिंग आप लोग लिख सकते हो मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट। देखो मार्जिनल कॉस्ट का वैसे दो डेफिनेशन होगा हम लोगों के लिए। एक जो मान लो कि फिजिकल वर्ल्ड में हम इकोनॉमिक्स वगैरह में देखते हैं कि मार्जिनल कॉस्ट का क्या मतलब है, और एक हम लोग कैलकुलस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि मार्जिनल कॉस्ट का क्या मतलब है। तो पहले कैलकुलस के पॉइंट ऑफ व्यू वाला देख रहे हैं, उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। कैलकुलस के हिसाब से मार्जिनल कॉस्ट का एक बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन है कि मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल्स टू डीडीएक्स ऑफ कॉस्ट फंक्शन। अब कॉस्ट फंक्शन क्या होता है ये हमने लास्ट क्लास में देखा था। तो जो भी हमारे कॉस्ट फंक्शन का एक्सप्रेशन रहेगा, ये जो भी इक्वेशन रहेगा उसका एक बार आप ddx कर दो, ठीक है। और ddx करने के बाद में जो भी कुछ आपको मिलेगा उस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। फिर ये आपकी इकोनॉमिक्स वाला डेफिनेशन जो है वो थोड़ा सा समझा रहा है। देखो कि द मार्जिनल कॉस्ट इज द अप्रोक्सीमेट कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग वन एडिशनल यूनिट। हम जानते हैं कि जैसे जैसे हम प्रोडक्शन को इंक्रीज करेंगे धीरे धीरे एवरेज कॉस्ट का वैल्यू क्या होते रहता है, कम होते रहता है। आया बात समझ। तो ये मार्जिनल कॉस्ट का फिजिकल वर्ल्ड में, ये इकोनॉमिक्स में ये मीनिंग है कि आपने सपोज करो कि एक प्लांट लगा रखा है जिसमें आप प्रोडक्शन करते हैं, और मान लो कि 500 यूनिट आपने प्रोड्यूस कर ली, उससे कुछ कॉस्ट पड़ा आपके। अब जो अगला 501 नंबर का यूनिट आप प्रोड्यूस करोगे ना, वो एक सिंगल यूनिट, उसका जो भी कॉस्ट पड़ेगा आपको, उस चीज को हम लोग कह सकते हैं उस सिचुएशन का मार्जिनल कॉस्ट। आया मेरे ख्याल में समझ में क्या होता है। अगला देखो मार्जिनल एवरेज कॉस्ट। मार्जिनल एवरेज कॉस्ट का मतलब कुछ खास नहीं है। एवरेज कॉस्ट अगर आप डिफरेंशिएशन कर दोगे तो जो निकल के आएगा वो आपकी मार्जिनल एवरेज कॉस्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये इको वाला डेफिनेशन में मेरे ख्याल में याद होगा ही आप लोगों को क्या पढ़ाया जाता है। या मैं एक बार और बोल देता हूँ। मान लो कि इस पेन को मैं प्रोड्यूस करता हूँ, 45 यूनिट्स मैंने प्रोड्यूस किए, और पर यूनिट मेरे सपोज करो कि 10 रुपए करके पड़ रहा था। अब सिंस लेकिन क्या है कि बहुत सारा यूनिट प्रोड्यूस कर लिया, तो सारा चीज एकदम मतलब क्या है कि आप समझो स्ट्रीमलाइन हो गया है। तो अब जो प्रोडक्शन का कॉस्ट है वो मेरे थोड़ा सा कम हो जाएगा, और अगला एक यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए मेरे को सपोज करो कि 8 रुपया ही खर्चा करना पड़ा। तो मेरा मार्जिनल कॉस्ट उस 46 यूनिट का जो है वो कितना हो जाएगा, 8 रुपये। ये है मार्जिनल कॉस्ट का अंडरस्टैंड। मार्जिनल कॉस्ट मतलब उस पॉइंट तक जितना जो हुआ उसके आगे अगर आप एक यूनिट और फर्दर प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो उसका जो भी पैसा खर्चा होगा आपके एंड से उसको हम लोग बोलेंगे मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। और मार्जिनल एवरेज कॉस्ट तो समझ में आ गया। ये एवरेज कॉस्ट वाले एक्सप्रेशन का आप क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे, तो उससे जो आएगा वो आपका मार्जिनल एवरेज कॉस्ट हो जाएगा। क्लियर है मेरे ख्याल। इसके बाद में आता है आपके रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट। अब देखो एक सिंपल सा डेरिवेशन है। डेरिवेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं, आई डोंट थिंक कि ये आएगा एग्जाम में। आपके लिए लास्ट में जो भी रिजल्ट आएगा वो इंपॉर्टेंट है, वो आपको थोड़ा याद रखना होगा, ठीक है। मार्जिनल एवरेज कॉस्ट का अंडरस्टैंडिंग क्या होगा, डीडीएक्स ऑफ एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट का मीनिंग क्या होगा, कॉस्ट फंक्शन डिवाइडेड बाय एक्स, ठीक है। और ये जो आप देखोगे तो इसमें जब आप डीडीएक्स लगाओगे तो कौन सा रूल लगना चाहिए, प्रोडक्ट रूल की कोशिएंट रूल, कोशिएंट रूल। तो उसके हिसाब से क्या हो जाएगा, नीचे वाला का स्क्वायर, नीचे वाला डीडीएक्स ऑफ ऊपर वाला माइनस ऊपर वाला डीडीएक्स ऑफ नीचे वाला, ठीक है। अब जब इसको आप सिंप्लीफाई वगैरह करोगे तो देखो डीडीएक्स ऑफ सी टेक्निकली बाय डेफिनेशन क्या हो जाएगा आपके लिए, मार्जिनल कॉस्ट। और एक्स का एक्स रह जाएगा तो एक्स इंटू ये क्या बन जाएगा, मार्जिनल कॉस्ट। माइनस ये तो सी है और डीडीएक्स ऑफ एक्स का आंसर कितना रहेगा, 1। तो यहाँ पर सिंपली कॉस्ट फंक्शन रह जाएगा। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हो कि ये जो एक्स स्क्वायर है इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो, एक बार इस वाले पार्ट को दे दो और एक बार आप इस वाले पार्ट को दे दो। तो जब आप ऐसा करोगे तो देखो क्या होगा, एक्स इंटू मार्जिनल कॉस्ट डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, और यहाँ रहेगा कॉस्ट बाय एक्स स्क्वायर। एक एक्स इन दोनों में कट जाएगा, और ये जो सी डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर है इसको आप चाहो तो ऐसे भी ब्रेकआउट कर सकते हो कि सी बाई एक्स इंटू 1/x। फिर आपको ये वाले एक्सप्रेशन में और ये वाले एक्सप्रेशन में एक 1/x कॉमन लेने का मौका मिलेगा। तो आप कॉमन ले लो। कॉमन लेने के बाद यू विल फाइंड कि यहाँ पर क्या पड़ा हुआ आपके पास में, मार्जिनल कॉस्ट, और यहाँ पर क्या पड़ा हुआ आपके पास में, कॉस्ट डिवाइडेड बाय एक्स, ठीक है। और कॉस्ट डिवाइडेड बाय एक्स को हम लोग क्या बोलते थे, एवरेज कॉस्ट। तो उस हिसाब से मार्जिनल एवरेज कॉस्ट इज इक्वल्स टू 1/x इनटू मार्जिनल कॉस्ट माइनस एवरेज कॉस्ट। ये रिलेशनशिप याद रखना, हो सकता है कि एक मार्क के लिए ऐसा पूछ लें, which of the following is the correct relationship between marginal average cost, marginal cost and average cost, ठीक है। क्लियर मेरे ख्याल में। ये चाहो तो आप लिख भी लो, लिखूं मार्जिनल एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल एवरेज कॉस्ट is equals to 1/x into marginal cost minus average cost, 1/x into marginal cost minus average cost, ठीक है।
अभी जैसे मान लो कि मार्जिनल कॉस्ट के बारे में देखा, वैसे मान लो कि हम रेवेन्यू के बारे में भी देख सकते हैं। तो रेवेन्यू का भी हमको याद है कि रेवेन्यू फंक्शन क्या होता था, रेवेन्यू फंक्शन होता था x इंटू पी। ठीक है, मार्जिनल रेवेन्यू का मीनिंग हो जाएगा कि रेवेन्यू फंक्शन का आप एक बार डीडीएक्स कर दीजिए, उससे आपके जो भी कुछ निकल के आएगा वो चीज होगा आपके लिए मार्जिनल रेवेन्यू। और जैसे मार्जिनल कॉस्ट का इकोनॉमिक्स में अंडरस्टैंडिंग ये था कि जहां तक प्रोडक्शन हुआ उसके आगे फर्दर एक और यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए जो पैसा डालना पड़ेगा, जो खर्चा करना पड़ेगा, दैट इज नोन एज मार्जिनल कॉस्ट ऑफ वन एडिशनल यूनिट। वैसे मार्जिनल रेवेन्यू का मतलब ये है कि आपने जितना बिक्री अभी तक किया इसके आगे फर्दर एक यूनिट और अगर बिक्री करते हो तो उससे जो भी रेवेन्यू आपके पास में आएगा उस रेवेन्यू को हम लोग बोलेंगे मार्जिनल रेवेन्यू। इसको देखो ऐसे समझा सकते हैं, मानो कि आप बाजार जाते हो और आप आलू खरीदने के लिए जाते हो, आप सपोज करो कि उसको बोलते हो कि भैया 1 किलो आलू चाहिए, तो बोलेगा कि ठीक है 30 रुपए किलो हम आपको दें। फिर आप बोलते हो कि नहीं चलिए हमको 2 किलो चाहिए, तो बोलेगा ठीक है हम आपके लिए 25 रुपए लगा दें। अब मान लो कि 2 किलो आपने परचेज कर दिया, अब आपके घर से फोन आया कि नहीं 1 किलो और खरीदना है तुम, तो आपने बोला कि अब हम 3 किलो लेगा आपसे, तो 2 किलो का आप कितना पे कर रहे थे उसको परचेज करके 50। और सपोज करो कि वो बोलता है कि ठीक है अगर मान लीजिए कि आप 3 किलो लेते हैं तो हम आपको 22 रुपए लगा दें। ठीक है, तो फर्दर 1 किलो और खरीदने के लिए आपको कितना पैसा पे, मतलब टोटल कितना करना पड़ेगा 22 रुपए के हिसाब से 66। 2 किलो कितने में आ रहा था, 50 में आ रहा था। 1 किलो और खरीदने के लिए आपको फर्दर कितना पे करना पड़ेगा, 16 रुपए। ये 16 रुपए आपके हो गया मार्जिनल, मतलब ये उस दुकानदार के लिए हो गया मार्जिनल रेवेन्यू, और आपके लिए कह सकते हैं कि मार्जिनल कॉस्ट। आया बात समझ, क्लियर मेरे ख्याल। ठीक है, तो मार्जिनल रेवेन्यू का आइडिया खत्म। अब बाकी बस क्वेश्चंस करना है हम लोग को, शुरू करते हैं। देखो पहला, the total cost of a firm is this where x is the output, determine average cost and marginal cost। शुरू का क्वेश्चंस को ज्यादा इजी है, फटाफट कर लेते हैं इसको। एवरेज कॉस्ट का क्या हो जाएगा बताओ, फॉर्मूला क्या रहेगा हम लोग के लिए, कॉस्ट डिवाइडेड बाय एक्स। सो दिस इज इक्वल्स टू 0.1235 एक्स क्यूब माइनस 0.7 एक्स स्क्वायर माइनस 30x प्लस 3000 डिवाइडेड बाय एक्स। बांट दोगे इसको तो 0.1235, यहाँ एक्स स्क्वायर बचेगा शायद, माइनस 0.7 एक्स बचेगा शायद, माइनस 30 और प्लस 3000 अपॉन एक्स। ठीक है, एंड मार्जिनल कॉस्ट क्या करना होगा, फॉर्मूले के कॉन्टेक्स्ट में ddx ऑफ कॉस्ट फंक्शन। ठीक है, अब ddx करोगे तो डायरेक्टली ही कर लेते हैं, ये शायद 3x स्क्वायर हो जाएगा और 3 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 15, 0.1215 एक्स स्क्वायर, फिर ये 2x हो जाएगा शायद, माइनस 1.4 एक्स, और ये वाला मेरे ख्याल में 1 हो जाएगा, माइनस 30 और 3000 का तो सीधा 0 हो जाएगा। ठीक है मेरे ख्याल में, ये हो गया आपका एवरेज कॉस्ट और वो हो गया आपका मार्जिनल कॉस्ट। ये सेकेंड वाले पार्ट का आंसर। देखो अगला क्वेश्चन देखो, इफ द टोटल कॉस्ट फंक्शन इज गिवन बाय दिस, ठीक है, वेयर x इज द क्वांटिटी ऑफ आउटपुट, शो दैट दिस वेयर mc इज द मार्जिनल कॉस्ट एंड ec इज द एवरेज कॉस्ट। तो वापस से देखो, जब आपको ये दिखाने के लिए कह रहा है ना, तो इसका मतलब ये है कि आपको LHS का कैलकुलेशन और RHS का कैलकुलेशन अलग अलग से करना पड़ेगा। एंड लास्ट में वी विल सी कि दोनों का जो अल्टीमेट आंसर है वो क्या आ रहा है, सी। ठीक है, तो आओ देखते हैं, आसान ही है मेरे ख्याल। पहले हम LHS पे फोकस करेंगे। ठीक है, LHS में हमको चाहिए होगा DDX और एवरेज कॉस्ट। एक चीज को थोड़ा सा मेंटली कर लेते हैं, उससे कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। एवरेज कॉस्ट अगर आप मानो कि इस एक्सप्रेशन का निकालना चाहते हो तो फाइनल एक्सप्रेशन आपके एवरेज कॉस्ट का क्या आना चाहिए, एक्स से डिवाइड कर दोगे आप। ठीक है ना, इस पूरी चीज को, मतलब एवरेज कॉस्ट आपका क्या हो जाएगा, एक तरीके से ये हो जाएगा कॉस्ट फंक्शन डिवाइडेड बाई एक्स, और कॉस्ट फंक्शन आपको ये वाला दिया हो, इसको जब आप एक्स से डिवाइड कर दोगे तो सोचो क्या निकलेगा, बताओ सब लोग ट्राई करो। आई थिंक a बाई एक्स प्लस क्या बताओ b और प्लस क्या बताओ सी एक्स। समझ में आया ये चीज। अब जब इस पे आप ddx अप्लाई करोगे तो मेरे ख्याल में बहुत ही आसान है इसको सॉल्व करना। ddx ऑफ a बाई एक्स क्या हो जाएगा बताओ, a इंटू आई थिंक -1 बाई एक्स स्क्वायर, b का मेरे ख्याल में 0 क्योंकि कांस्टेंट है, और यहाँ से सिंपली क्या निकलेगा c क्योंकि x का हो जाएगा 1। तो ऑल टुगेदर लास्ट में जो आपके पास में निकला दैट इज -a डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर और प्लस मेरे ख्याल में c। सिमिलरली अब हम RHS पे थोड़ा फोकस करते हैं। RHS कहता है कि 1 बाई एक्स इंटू हमको करना है मार्जिनल कॉस्ट माइनस एवरेज कॉस्ट। ठीक है, तो 1 बाई एक्स को यूं ही छोड़ दो,
अच्छा, मार्जिनल कॉस्ट वाला चीज भी जो है मैं बोलूंगा कि यहाँ दिखा के हम फालतू का गंदा नहीं करेंगे, इसको तो मेंटली कर सकते हैं, सिंपल सा एक्सप्रेशन। मार्जिनल कॉस्ट का अंडरस्टैंडिंग क्या था? डीडीएक्स ऑफ कॉस्ट फंक्शन। डीडीएक्स ऑफ कॉस्ट फंक्शन, यहाँ पर कॉस्ट फंक्शन अगर सपोज करो कि ये वाला दिया हो तो सोचो एक बार क्या आना चाहिए, ए का क्या हो जाएगा 0, बी एक्स का क्या हो जाएगा बताओ b, और सी एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2cx, ठीक है। और माइनस एवरेज कॉस्ट का अंडरस्टैंडिंग क्या होगा, डिवाइडेड बाय x, तो ये देगा मेरे ख्याल में अपने को a/x प्लस b और प्लस 2cx, ठीक है। क्लियर है मेरे ख्याल में यहां तक? सेकेंड, अच्छा cx होना चाहिए प्लस cx डिवाइड बाय x का था, करेक्ट। इसको जब आप खोल दोगे तो मेरे ख्याल में b भी तो गया शायद, ठीक है, और आपके पास बचेगा 1/x इंटू आई थिंक माइनस a/x, फ्रंट में ले आओ उसको, और 2cx माइनस cx मेरे ख्याल में प्लस एक सिंगल cx बचेगा आपके पास। और इस जब 1/x को अंदर ले जाओगे तो मेरे ख्याल में ऐसा कुछ आ जाएगा, माइनस a/x स्क्वायर और प्लस c बचेगा, बस x ऊपर नीचे कट जाएगा आपको, ठीक है। और यहां से आप देख सकते हैं कि दोनों एक्सप्रेशन अल्टीमेटली क्या हो गए, सेम। इसके नीचे आप लिख दीजिए हेंस LHS इज इक्वल्स टू RHS, हेंस LHS इज इक्वल्स टू RHS। अगला क्वेश्चन देखो, गिवन दैट द टोटल कॉस्ट फंक्शन फॉर x यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी इज इतना, फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, प्रूव दैट दिस, ठीक है। कर दें स्टार्ट। पहला दो तो शायद ऑरली ही बता पाओगे आप लोग, मार्जिनल कॉस्ट क्या हो जाएगा बताओ जरा। 3x स्क्वायर होगा, 3 ऊपर नीचे कट जाएगा तो क्या बचेगा वहां से आपके पास में x स्क्वायर, यहां से बचेगा शायद से 6x, और बताओ -7, 16 का तो 0 हो जाएगा। एवरेज कॉस्ट का क्या होगा बताओ, एवरेज कॉस्ट का मतलब कॉस्ट फंक्शन डिवाइडेड बाय x, और बाई x अगर आप करोगे तो इसमें शायद एक x कट के क्या बचेगा आपके पास में, x स्क्वायर अपॉन 3, सेकेंड वाले में मेरे ख्याल में 3x फिर 7 और प्लस मेरे ख्याल में 16 अपॉन x, ऐसा कुछ आ जाएगा आपके पास, ठीक है, चलेगा। इसके बाद में हम लोगों को कुछ एक अजीब सा चीज प्रूव करना है कि मार्जिनल एवरेज कॉस्ट इज इक्वल्स टू ये वाला, ठीक है ना। तो इसके लिए भी क्या करना होगा, देखो आपको कि आपको दोनों पार्ट को अलग अलग से सॉल्व करना होगा, एंड लास्ट में वी विल फाइंड कि दोनों का एक्सप्रेशन क्या आ रहा है हम लोग के लिए सेम। एक बार बताओगे कि मार्जिनल एवरेज कॉस्ट कैसे निकाल सकते हैं, डीडीएक्स ऑफ एवरेज कॉस्ट वाला एक्सप्रेशन, आओ थोड़ा मेहनत करें उसके ऊपर। तो पहले निकाल लेते हैं हम LHS, जिसमें आ जाएगा, या और एक लाइन पीछे से लिख देता हूं, MAC इज इक्वल्स टू होगा DDX ऑफ AC, ठीक है। और DDX ऑफ AC करोगे तो मेरे ख्याल में DDX ऑफ ये क्या हो जाएगा बताओ, C/X, अच्छा नहीं C/X रहने दो, सीधा एक्सप्रेशन लिख देते हैं, है ही हमारे पास में निकाला हुआ, x स्क्वायर अपॉन 3 प्लस 3x माइनस 7 प्लस 16 अपॉन x। चलो बताओ एक बार, मेरे ख्याल में 2x/3 प्लस 3 7 गया और माइनस 16 अपॉन x स्क्वायर, ये हो गया आपके LHS का फाइनल आंसर। चलेगा, चलो मैं अगले पेज पे। RHS में देखो क्या चाहिए आपको, RHS में चाहिए x इंटू MC माइनस CX और अपॉन में आपको चाहिए x स्क्वायर, ठीक है। सो x इंटू मार्जिनल कॉस्ट शायद निकाल के रखा हुआ आपने, ये वाला छाप लेते हैं, x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 7, और कॉस्ट फंक्शन भी दिया हुआ मेरे को ये वाला, इसको भी छाप लेते हैं, माइनस ऑफ आई थिंक x³ अपॉन 3 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 16, और अपॉन में है मेरे पास में x स्क्वायर। अब क्या है कि आप इसमें सिंप्लीफाई कर दो, इसको अंदर ले चलो तो ये हो जाएगा आपके लिए x³ प्लस आई थिंक 6x स्क्वायर माइनस 7x, इसको भी खोल दो तो माइनस शायद से x³/3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 7x और माइनस 16, होल्डिंग अपॉन अपने पास रहेगा x स्क्वायर। अब देखो क्या क्या कट सकता है, मेरे ख्याल में 7x एक जाएगा और 6x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, एक x स्क्वायर बचेगा, और x³ माइनस x³ अपॉन 3 में मेरे ख्याल में 2x³/3, ऊपर का ही कर रहा हूँ अभी, 6x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर तो प्लस 3x स्क्वायर और माइनस एक है मेरे पास में 16 डिवाइडेड बाई में है x स्क्वायर, ठीक है। अब इस x स्क्वायर को आप बांट दो मतलब एक बार आप करो 2/3 x स्क्वायर होल्डिंग अपॉन x स्क्वायर, एक टर्म
नेक्स्ट टर्म आपका प्लस 3x² बाई एक्स स्क्वायर और लास्ट टर्म आपका माइनस 16 बाई एक्स स्क्वायर। इसमें ये दोनों कट जाएगा, यहाँ पर भी अच्छा ये ऊपर क्यूब था शायद, तो कट के एक एक्स बचेगा आपके पास। सो ये दे देगा आपको 2/3x प्लस 3 माइनस 16 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब देखो कि मैच हुआ कि नहीं हो गया शायद। तो यहां से हम फिर से कह सकते हैं कि LHS इज इक्वल्स टू RHS। डन। ठीक है, चल रहे हैं आगे। फिर अगला क्वेश्चन देखो। अब यहां से ना थोड़ा सा हो सकता है कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और मैक्सिमम मिनिमम भी सीन में आ जाए, वो चीज आपको क्वेश्चन पढ़ के समझना होगा और अकॉर्डिंगली फिर आपको एक्ट करना है। ठीक है, देखो एक बार, द रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ अ कमोडिटी पर यूनिट आउटपुट ऑफ एक्स इज कॉल्ड मार्जिनल कॉस्ट ऑफ द कमोडिटी। फर्स्ट लाइन एग्जैक्टली बस डेफिनेशन दिया है और कुछ भी नहीं। मार्जिनल कॉस्ट का मीनिंग क्या था? कॉस्ट फंक्शन का डिराइवेटिव, ये DDX करने से। आगे ये बोल रहा है कि इफ देयर एग्जिस्ट अ रिलेशन बिटवीन y एंड x इन द फॉर्म ऑफ दिस, मतलब ये आपका एक तरीके से क्या है यहाँ पर कॉस्ट फंक्शन। ठीक है, आगे ये बोल रहा है कि प्रूव दैट द मार्जिनल कॉस्ट फॉल्स कंटिन्यूअसली एज द आउटपुट इंक्रीजेस। अब ये जो लाइन है इससे आप क्या इंटरप्रेट करते हो? यहाँ पर मैक्सिमम मिनिमम आ रहा है कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग आ रहा है? इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग आ रहा है। और क्या प्रूव करना है आपको? कि वो डिक्रीजिंग फंक्शन फॉल बोल रहा है, ठीक है ना, इसीलिए वो क्या होगा? डिक्रीजिंग फंक्शन। और डिक्रीजिंग फंक्शन किसको प्रूव करना है वो सोचो, मार्जिनल कॉस्ट। ध्यान से सोचो, पढ़ो इसको एक बार। प्रूव दैट द मार्जिनल कॉस्ट, कॉस्ट नहीं, मार्जिनल कॉस्ट फॉल्स कंटिन्यूअसली एज द आउटपुट इंक्रीजेस। तो एक तरीके से मैं इस लाइन को ऐसे इंटरप्रेट करता हूं कि मुझे मार्जिनल कॉस्ट वाले फंक्शन को क्या प्रूव करना है? डिक्रीजिंग। अब मार्जिनल कॉस्ट को डिक्रीजिंग प्रूव करने के लिए आप रिकॉल करो किसी भी फंक्शन को रैंडमली डिक्रीजिंग प्रूव करने का तरीका क्या होता था कि नहीं, थोड़ा ध्यान से, इसमें जिस फंक्शन को डिक्रीजिंग प्रूव करना है ना, उसके डेरिवेटिव को आपको प्रूव करना है लेस देन जीरो, फंक्शन को नहीं लेस देन जीरो। आया बात समझ? जिस चीज को डिक्रीजिंग प्रूव करना है उसके डेरिवेटिव को क्या करना होगा आपको? लेस देन जीरो। अब यहां पर समस्या क्या है, सोचो थोड़ा सा कि ये जो दिया हुआ है आपको इसको डिक्रीजिंग प्रूव करना है क्या? नहीं, ये कौन है? ये है कॉस्ट फंक्शन। डिक्रीजिंग किसको प्रूव करना है? मार्जिनल कॉस्ट को। तो पहले कॉस्ट का एक बार डिराइवेटिव करोगे तो मार्जिनल कॉस्ट आएगा, और मार्जिनल कॉस्ट को फर्दर डिक्रीजिंग प्रूव करने के लिए मार्जिनल कॉस्ट के एक्सप्रेशन का फिर से आपको एक बार डेरिवेटिव करना होगा, और उस सेकंड डेरिवेटिव से जो भी कुछ निकलेगा दैट शुड बी परमानेंटली नेगेटिव। एंड वहां से हम कह पाएंगे कि मार्जिनल कॉस्ट इज डिक्रीजिंग फंक्शन। हाँ, डिक्रीजिंग क्यों? कंटिन्यूअसली फॉल के बारे में बात कर रहा है। नहीं, मिनिमा नहीं। मिनिमा तो एक पॉइंट होता है जिसमें मिनिमम वैल्यू आए। कंटिन्यूअसली फॉल वाला आइडिया थोड़ी होता है। कंटिन्यूअसली फॉल वाला आइडिया तो मेरे ख्याल में जो हमने पढ़ा था वो ये वाला है ना, कि इस टाइप का कोई फंक्शन हो कि जैसे जैसे एक्स बढ़ता जाए वैसे वैसे वाई कम होता जाए। तो ये आपको बोल रहा है कि मार्जिनल कॉस्ट ऐसा बिहेव करेगा, ये प्रूव करके दिखाओ। तो इसको हम लोग यही सोचेंगे कि मार्जिनल कॉस्ट को फाइनली क्या प्रूव करना है हम लोग को? डिक्रीजिंग फंक्शन। मैं एक बार प्रोसेस और डिस्कस कर लेता हूं आप लोग के साथ में। ये कौन है बताओ? कॉस्ट फंक्शन। इसका तो कुछ करना ही नहीं है, इसका एक बार डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा? मार्जिनल कॉस्ट। उसका भी मेरे ख्याल में कुछ नहीं करना है आपको क्या करना है? मार्जिनल कॉस्ट को डिक्रीजिंग प्रूव करने के लिए मार्जिनल कॉस्ट का डेरिवेटिव को फाइनली क्या प्रूव करना है आपको? नेगेटिव। आया बात समझ? चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखो y इज इक्वल्स टू 3x टाइम्स ऑफ x प्लस 7 बाई x प्लस 5 और क्या है? प्लस 5। अब ध्यान से देखना, डेरिवेटिव करने का आसान तरीका तो यही होगा कि इसको अंदर ले लो आप पहले। y इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बताओ? आई थिंक 3x स्क्वायर प्लस 21x अपॉन में कितना? x प्लस 5, और यहाँ रहेगा प्लस 5। अब यहाँ से मार्जिनल कॉस्ट का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा एक बार के लिए आपका dy dx, जो कि हो जाएगा मेरे ख्याल में फर्स्ट वाले पार्ट में तो शायद से क्वोशिएंट रूल लग जाएगा। तो नीचे वाला का स्क्वायर फिर नीचे वाला इंटू ddx ऑफ ऊपर वाला, तो आई थिंक 6x प्लस 2, और माइनस ऊपर वाला दैट इज 3x स्क्वायर प्लस 2x इंटू ddx ऑफ नीचे वाला दैट विल बी 1। अच्छा 21x ना, प्लस 21x इंटू 1। अभी चलेगा? अरे यार पता नहीं क्यों उसको 2x इमेजिन कर रहा था। ठीक है, मैं एक बार और कह देता हूँ। नीचे वाला का स्क्वायर फिर नीचे वाला ddx ऑफ ऊपर वाला, इसका डेरिवेटिव तो ये हो जाएगा मेरे ख्याल में 6x प्लस 21, और माइनस ऊपर वाला ddx ऑफ नीचे वाला दैट विल बी 1, और 5 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0, तो उसको आप छोड़ सकते हो।
सिंप्लीफाई करने पे देखो x इंटू सिक्स एक्स, तो आई थिंक 6x स्क्वायर प्लस 21x प्लस 30x प्लस 5 इंटू 21 105 शायद, नहीं, माइनस यहां से बचेगा आपके पास में 3x स्क्वायर, या खोल ही देता हूं ब्रैकेट को भी, माइनस 3x स्क्वायर माइनस 21x होल थिंग डिवाइडेड बाय वी हैव x प्लस 5 का होल स्क्वायर। याद रखना कि ये आपका मार्जिनल कॉस्ट का ही एक्सप्रेशन है, हाँ, तो इसको कुछ करना नहीं है, इसको सिंप्लीफाई करके छोड़ देना। तो 6x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर कितना बचेगा, 3x स्क्वायर, 21x और 21x तो स्वाहा, तो आपके पास ऊपर एक बच गया 30x और प्लस मेरे ख्याल में 105 डिवाइडेड बाय x प्लस 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा देखो, हाँ कर लेते हैं एक सेकंड को। सो मार्जिनल कॉस्ट फाइनली आपको ऐसा कुछ दिखेगा, इज इक्वल टू 3 कॉमन, ऊपर बच जाएगा आपके पास में बोलो एक्स स्क्वायर प्लस मेरे ख्याल में 10x और प्लस मेरे ख्याल में कितना, 105 में से 3 कॉमन लिए हैं तो 35, और नीचे बचा हुआ आपके पास में x प्लस 5 का। ठीक है, अब फर्दर हम क्या करेंगे देखो, नाउ हमको फाइंड करना है ddx ऑफ मार्जिनल कॉस्ट। इसके लिए आ जाएगा ddx ऑफ मेरे ख्याल में 3 इंटू इट वॉज एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 35 होल थिंग डिवाइडेड बाय x प्लस 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा ध्यान से इसको देख लेने एक बार। हाँ, ये 3 मेरे ख्याल में कांस्टेंट और पूरे एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाइड है, तो इसको तो सीधा ही बाहर कर सकते, इसको आप बाहर छोड़ दो 3, अंदर आएगा ddx ऑफ आई विल से एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 35 अपॉन आई थिंक x प्लस 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आप इसका डेरिवेटिव करोगे तो देखो क्या होगा, नीचे वाला का स्क्वायर दैट इज x प्लस 5 के स्क्वायर का स्क्वायर, फिर ब्रैकेट के अंदर नीचे वाला दैट इज x प्लस 5 का होल स्क्वायर इंटू ddx ऑफ ऊपर वाला, तो सिंप्लीफाई करोगे तो ये शायद से 2x प्लस 10 आए। ठीक है, और 35 का तो 0, तो नीचे वाला का स्क्वायर, नीचे वाला ddx ऑफ ऊपर वाला माइनस ऊपर वाला x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 35 इंटू ddx ऑफ नीचे वाला, सिंप्लीफाई करने पे इट विल बी 2 टाइम्स ऑफ x प्लस, ऐसा कुछ। एक बार देखो यहां तक सब क्लियर है कि क्लियर चलेगा, पक्का। अभी सिंप्लीफाई करने के लिए देखो आप इसको तोड़ ताड़ के एकदम बर्बाद भी कर सकते हो और थोड़ा सा एलिगेंसी भी ला सकते हैं, मतलब जिससे कैलकुलेशन हमारा थोड़ा इजी है। आप ना ध्यान से ये पहला टर्म और ये दूसरा टर्म आप देखो, और लगता है कि कुछ कॉमन आ सकता है दोनों में। इस 2 को यदि आप अंदर ले लेते हो ना तो ये भी 2x प्लस 10 हो जाएगा, और ये भी मस्त यहाँ पर 2x प्लस 10 पड़ा हुआ है, तो उस पूरा 2x प्लस 10 वाले पार्ट को आप सीधा कॉमन बाहर खींच सकते हो। तो बाहर यदि खींच लोगे तो देखो क्या होगा, यहाँ पर इट विल बी 3 टाइम्स ऑफ आई विल से 2x प्लस 10, अंदर क्या बचेगा आपके पास, ये वाला टर्म बचेगा शायद से x प्लस 5 का होल स्क्वायर, तो खोल लो एक्स स्क्वायर प्लस आई थिंक 10x और प्लस 25, और यहां से ब्रैकेट यदि हटवा देते हो तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 10x और माइनस 35 हो जाएगा, और नीचे आपके पास में है x प्लस 5 होल टू द पावर 4। ठीक है, एक्स स्क्वायर 10x ये दोनों चला गया, और यहां से आपके पास बचा 25 माइनस 35 दैट इज माइनस 10, तो ये हो जाएगा अल्टीमेटली माइनस 30 इंटू 2x प्लस 10 अपॉन x प्लस 5 का होल टू द पावर 4। ये आपका फाइनल आंसर आना चाहिए ddx ऑफ मार्जिनल कॉस्ट का आंसर। ठीक है, क्लियर मेरे ख्याल में यहां तक। अब आप एक्सप्लेनेशन को थोड़ा ध्यान से सुनो और सोचो। जो x है आपका वो क्या है, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड या सोल्ड। अब नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस या सोल्ड वो खुद कभी इंडिविजुअली नेगेटिव हो सकता है, वो तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव ही हम प्रोड्यूस करेंगे और पॉजिटिव ही हम सेल करेंगे, तो x का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगा। उसके चक्कर में ये ऊपर का ये वाला जो ब्रैकेट है इसका आंसर हमेशा कैसा रहेगा, पॉजिटिव। नीचे में तो पावर 4 ही है, तो ये वाला भी क्या रहेगा, पॉजिटिव। 30 भी अपने आप में तो पॉजिटिव ही है, सो इट इज पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इंटू वन सिंगल नेगेटिव। तो ऑल टुगेदर आई कैन से कि x का चाहे कुछ भी वैल्यू बिठा दो आप, इसमें फर्क नहीं पड़ता, हमेशा इसका अल्टीमेट आंसर क्या रहेगा, नेगेटिव। ठीक है, सो वी कैन से कि दिस इज लेस देन 0। ठीक है, एंड नीचे लिख दो हेंस marginal cost will continuously fall as the output increases।
Hence marginal cost will continuously fall as the output increases. ठीक है, आया समझ? देखो अगला क्वेश्चन देखो, पढ़ो इसको। द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एक्स यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी इज इतना, मतलब ये कौन है आपके लिए? कॉस्ट फंक्शन। पहला पूछ रहा है कि फाइंड द आउटपुट फॉर विच एवरेज कॉस्ट इज डिक्रीजिंग, सेकंड में एवरेज कॉस्ट इज इंक्रीजिंग, एंड मतलब एक नया क्वेश्चन है कि एवरेज कॉस्ट इज इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट। मेरे ख्याल में निहायत ही आसान क्वेश्चन। आपको पहले तो एवरेज कॉस्ट निकाल लेना है कि क्या होता है, और फिर एवरेज कॉस्ट को ही ग्रेटर देन जीरो लेस देन जीरो पुट कर दोगे कि क्या, उसके डेरिवेटिव। बहुत बढ़िया, लिखिए नए पेज पे कर लेता हूं। देखो कॉस्ट फंक्शन इज इक्वल्स टू मेरे ख्याल में 27 प्लस 15x और प्लस 3x। तो एवरेज कॉस्ट यहां से हो जाएगा कॉस्ट फंक्शन अपॉन x, दिस इज इक्वल्स टू 27 प्लस 15x प्लस 3x बाई x। बांटोगे तो 27 बाई x प्लस 15 और प्लस 3x, ऐसा कुछ। ठीक है, अभी इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग करने के लिए पहले क्या निकालना पड़ेगा, इसकी ddx निकालिए। ddx ऑफ एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू मेरे ख्याल में -27 अपॉन एक्स स्क्वायर, 15 तो स्वाहा और प्लस 3। सिंप्लीफाई करोगे आप, थोड़ा ऐसा लिख लेता हूँ कि 3 माइनस 27 बाई एक्स स्क्वायर, आगे पीछे करके 3 दोनों में से कॉमन ले सकते हैं, तो 1 माइनस 9 बाई एक्स स्क्वायर। फिर आप चाहें तो यहाँ पर एलसीएम एलसीएम लेके इसको थोड़ा सा ठीक ठाक कर सकते हैं, तो ऊपर आ जाएगा शायद से एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स स्क्वायर, और यहाँ से 3 इंटू आई थिंक वी कैन राइट x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3 डिवाइडेड बाई एक्स। अच्छा, किसी भी फंक्शन का इसके बाद में इंक्रीजिंग कहाँ होगा डिक्रीजिंग कहाँ होगा, इसके लिए हम क्या करते थे, मतलब पता करना होता था कि ये कहाँ ग्रेटर देन जीरो और कहाँ लेस देन जीरो। मतलब जिसको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग करना है पहले उसका डेरिवेटिव निकालो, फिर पता करो कि x के कौन से वैल्यूज के लिए डेरिवेटिव वाला एक्सप्रेशन ग्रेटर देन जीरो आ रहा है कि लेस देन जीरो आ रहा है, राइट। और वो पता करने के लिए हम क्या फॉलो करते थे, वेवी कर्व मेथड, जिसमें हमको सबसे पहले क्या करना होता था कि हर एक फैक्टर इंडिविजुअली जीरो कहाँ होगा वो रिकॉल करो। तो ये वाला जीरो कहाँ पे होगा 3 पे, ये कहाँ पे होगा -3 पे, ये कहाँ पे होगा 0 पे। अब लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात है, एक्स क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस या सोल्ड, जो भी कुछ बोलो आप, तो उसका वैल्यू 0 तो नहीं हो सकता, और 0 से कम तो कतई नहीं हो सकता। तो जो आपका साइन चार्ट है जनरली हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के टाइम पर उसको माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट करते थे, लेकिन इस वाले कॉन्टेक्स्ट में हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 0 से स्टार्ट ही करेंगे अपना, ठीक है ना। तो ये अपना देखो कैसा हो जाएगा, ऐसा एक लाइन होगा जो हम स्टार्ट करेंगे कहाँ से, से 0 से जाएंगे कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, और इसके बीच में आई थिंक एक ही पॉइंट आया जो हम यहाँ पर प्लॉट कर सकते हैं, वो कौन है 3, ठीक है। अब 0 से लेके 3 के बीच का एक रैंडम पॉइंट उठाओ तो मेरे ख्याल में नेगेटिव बिहेव करेगा ये, और एक पॉइंट उठाओ इसके बाद का तो आई थिंक ये पॉजिटिवली बिहेव करेगा, चलेगा। अब इससे आपको पता चला कि जो आपका एवरेज कॉस्ट का डेरिवेटिव वाला फंक्शन है वो 0 से लेके 3 के बीच में नेगेटिवली बिहेव कर रहा है, और 3 से लेके इन्फिनिटी के बीच में पॉजिटिवली बिहेव कर रहा है। तो मतलब 0 से लेके 3 के बीच में आपका एवरेज कॉस्ट एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, और 3 से लेके इन्फिनिटी के बीच में आपका एवरेज कॉस्ट एक इंक्रीजिंग फंक्शन। तो लिखूं, ये हम पार्ट 1 का आंसर लिखते हैं, फिर ये डिक्रीजिंग इन x बिलोंग्स टू 0,3, और नंबर 2 इंक्रीजिंग इन x बिलोंग्स टू वी कैन से 3, इन्फिनिटी। कर लो, कॉपी कर लो फटाफट। चलो ठीक है, आ गया सबका आंसर। एक बार गाइड करो तो फटाफट क्या किए हो। थर्ड पार्ट के लिए या बी के लिए हमको करना था मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल्स टू एवरेज कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट क्या है आप लोग का 15 प्लस 6x ना, और एवरेज कॉस्ट क्या था, ये था शायद 27 बाई x प्लस 15 और प्लस 28x, ठीक है। तो 15 दोनों साइड से स्वाहा, 3x को यहाँ ले आओ तो मेरे ख्याल में सब्ट्रैक्ट होकर 3x ही बचेगा, इज इक्वल्स टू 27 अपॉन x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे ये 9 और x स्क्वायर इक्वल्स टू 9। वैसे मैथमेटिकली यहाँ पर प्लस माइनस 3 आएगा,
लेकिन आपका आंसर केवल x इक्वल्स टू 3 हो। ऐसा क्यों? क्योंकि x जो है वो नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ आउटपुट या प्रोडक्शन है, तो इसीलिए वो नेगेटिव नहीं हो सकता। क्लियर मेरे ख्याल? चलिए इसको देखिए। The average cost function associated with producing and marketing x units of an item is given by this. Find the total cost function and the marginal cost function, range of values of output x for which average cost is increasing. तो सब कुछ अपने को आता ही है पहले से। चलिए बिगिन करते हैं। ये एवरेज कॉस्ट है ना, और आपको पहले पूछा है कि टोटल कॉस्ट फंक्शन क्या होगा। तो हम बोल सकते हैं कि c अपॉन x इज इक्वल्स टू होता है ट्वाइस x माइनस 11 प्लस 50 अपॉन x को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो कॉस्ट फंक्शन विल बिकम 2x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 50। फिर हम लोगों से पूछ रहा है कि मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन क्या हो, तो ये भी ठीक है। मार्जिनल कॉस्ट इक्वल्स टू ddx ऑफ आई थिंक कॉस्ट फंक्शन। ठीक है, सिंप्लीफाई करने पे इसका डेरिवेटिव करना है आपको, तो ये हो जाएगा शायद से कितना 4x माइनस 11। ठीक है, ये वाला काम डन। नेक्स्ट पार्ट में पूछ रहा है कि द रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ आउटपुट x फॉर विच एवरेज कॉस्ट इज इंक्रीजिंग। ठीक है, तब एवरेज कॉस्ट को इंक्रीजिंग करने के लिए उसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करना पड़ेगा कि उसके डेरिवेटिव आउट डेरिवेटिव कर। सेकेंड पार्ट के लिए पहले हमको निकालना पड़ेगा ddx ऑफ एवरेज कॉस्ट, दैट विल बी ddx ऑफ एवरेज कॉस्ट ये वाला था, तो ट्वाइस x माइनस 11 प्लस 50 अपॉन x। सिंप्लीफाई करने पे इट विल बिकम आई थिंक 2 माइनस 11 का 0 और माइनस 50 अपॉन ये कितना हो जाएगा x। ठीक है, इसमें भी थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। पहले 2 कॉमन ले लो तो 1 माइनस 25 बाई एक्स स्क्वायर। एलसीएम ले लो तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 25 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, और फिर यहाँ से 2 कॉमन ही है, इसको तोड़ दो तो x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 5 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। यहाँ के बाद में आप बनाओ साइन चार्ट। एक सेकेंड, अब साइन चार्ट में वही डिसाइड करना है आपको पहले कि स्टार्ट कहाँ से करोगे, 0 से जाओगे कहाँ तक, इन्फिनिटी। प्लॉट करने लायक पॉइंट आपके पास में, पॉइंट वैसे यहाँ से 3 आएगा, 5 माइनस 5 और 0, लेकिन प्लॉट करने लायक बस एक ही है, कौन है वो 5। ठीक है, अब एक रैंडम पॉइंट उठाओ आप, 1 उठा लो तो आई थिंक नेगेटिव हो जाएगा, और इसके आगे यहाँ पर ये शायद से पॉजिटिव हो जाएगा। आपको किसके लिए चाहिए था, इंक्रीजिंग के लिए, तो आप बोलोगे कि देयरफॉर x बिलोंग्स टू होना चाहिए आपके लिए 5 से लेके इन्फिनिटी। ठीक है, डर मेरे ख्याल में दोनों पार्ट हो गया, सबको कॉपी करना भी। देखो नेक्स्ट, फॉर द डिमांड फंक्शन दिस वेयर a, b ग्रेटर देन 0 so that the marginal revenue decreases with the increase of x। अभी बहुत सारा बात बोल दिया है इसने। ये क्या है, डिमांड फंक्शन। मार्जिनल रेवेन्यू को दिखाना है कि वो एक डिक्रीजिंग फंक्शन, तो डिमांड को रेवेन्यू में कैसे कन्वर्ट करोगे, रेवेन्यू इज इक्वल्स टू p इंटू एक्स होता था। ठीक है ना, लिखो रेवेन्यू फंक्शन मतलब rx इज इक्वल्स होता था मेरे ख्याल में p इंटू एक्स। अब इसको 1 वेरिएबल में कन्वर्ट करने के लिए p का एक्सप्रेशन रिप्लेस कर दो यहाँ पर, तो ये हो जाएगा a अपॉन एक्स प्लस बी माइनस सी होल्डिंग इनटू एक्स। एक्स को अंदर ले आओ तो ये हो जाएगा मेरे ख्याल में ax बाई एक्स प्लस बी और माइनस में cx। ये है आपका रेवेन्यू फंक्शन। और आपको डिक्रीजिंग किसको शो करना है, मार्जिनल रेवेन्यू को। तो डिफरेंशिएशन एक बार के 2 बार, 2 बार, एक बार करोगे तो मार्जिनल रेवेन्यू खुद मिलेगा आपको, और फिर उसको ही डिक्रीजिंग दिखाना है तो उसको और एक बार क्या करना पड़ेगा आपको, डिफरेंशिएट। ठीक है, चलो शुरू करें। पहले हम निकालते हैं यहाँ से मार्जिनल रेवेन्यू कितना हो जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी ddx ऑफ रेवेन्यू फंक्शन। ठीक है, और वो करोगे तो ddx ऑफ, लिख लेता हूँ एक बार, ax डिवाइडेड बाई मेरे ख्याल में x प्लस बी और माइनस में यहाँ पर cx इज इक्वल्स टू, फर्स्ट पार्ट के लिए आई थिंक नीचे वाले का स्क्वायर, फिर नीचे वाला इंटू ddx ऑफ ऊपर वाला, तो ये बचेगा यहाँ से माइनस ऊपर वाला इंटू ddx ऑफ नीचे वाला 1 बचेगा, और cx में से आई थिंक माइनस c आ जाएगा। ठीक है, यहीं पे खोल लो इसको, तो ये आ जाएगा मेरे ख्याल में ax प्लस ए बी माइनस ए एक्स अपॉन में एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है,
और माइनस सी अलग से, एक से एक्स गया यहाँ से, तो अल्टीमेटली जो आपका मार्जिनल रेवेन्यू बचा वो आया शायद से ए बी डिवाइडेड बाय एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर और साइड में माइनस, तो ये आया आपका मार्जिनल रेवेन्यू। लेकिन डिक्रीजिंग शो करने के लिए इसका फर्दर एक बार और क्या करना पड़ेगा आपको, डेरिवेटिव। इसका डिफरेंशिएशन फिर से करोगे तो देखो क्या होगा, डी डी एक्स ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू, देखो डी डी एक्स ऑफ मेरे ख्याल में ए बी बाई एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस सी। इसको अंदर ले जाओगे तो फर्स्ट पार्ट के डेरिवेटिव में ध्यान से सुनना, क्वोशिएंट रूल चाहिए कि नहीं चाहिए, मेरे ख्याल में नहीं चाहिए, क्योंकि ऊपर क्या है आपके पास में कांस्टेंट, तो उसको तो आप बाहर ही इमेजिन कर लो। अंदर वाले को आप ऐसा सोचो कि आप ना डी डी एक्स ऑफ एक्स प्लस बी होल टू द पावर -2 कर रहे हैं, मतलब 1 बाई है, ऊपर जाके -2 हो जाएगा। तो आपका आंसर यहाँ से क्या निकलेगा सोचो, -2 इंटू एक्स प्लस बी होल टू द पावर -3, और अल्टीमेटली ये हो जाएगा -2 बाई एक्स प्लस बी का क्यूब। ठीक है, तो ये चीज को यहाँ सीधा कॉपी कर देता हूँ मैं, -2 डिवाइडेड बाई आई थिंक एक्स प्लस बी का होल क्यूब। हाँ हाँ वैसे भी सोच सकते, कोई इशू। ठीक है, क्लियर मेरे ख्याल। और अल्टीमेटली इस वाले पार्ट का तो हो जाएगा 0, तो यही बचेगा आपके पास में। सो इट विल बी -2ab अपॉन में आई थिंक एक्स प्लस बी का होल क्यूब। ठीक है, अब क्वेश्चन में पहले से बोला हुआ था कि ए और बी इंडिविजुअली क्या रहेगा, पॉजिटिव, तो 2 पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, नीचे वाला भी पक्का पॉजिटिव, सब मिला के अल्टीमेटली पॉजिटिव, लेकिन एक माइनस साइन होने की वजह से क्या हो जाएगा, नेगेटिव। सो आई कैन से कि दिस इज क्लियरली लेस देन 0, और ये चीज अगर लेस देन 0 हो गया तो मार्जिनल रेवेन्यू आपका ऑटोमेटिकली डिक्रीजिंग फंक्शन। क्लियर मेरे ख्याल। अगला क्वेश्चन देखो, द रेवेन्यू फंक्शन इज गिवन बाय दिस। पहले पूछा है कि डिमांड फंक्शन बताओ और फिर मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन बताओ, तो निहायत ही सिंपल काम ही है। देखो एक बार पहले डिमांड फंक्शन पूछे। अब ये चीज ना कभी कभी स्टूडेंट लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है। डिमांड फंक्शन याद है आपको कि क्या था, रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड एक्स यूनिट्स डिमांडेड, उसको हम लोग क्या बोलते थे, डिमांड फंक्शन। अब अगर मैं रेवेन्यू फंक्शन का खुद का डेफिनेशन रिकॉल करूं तो वो क्या होता था बताओ, मतलब P इंटू एक्स, एक्स इंटू पी, जो भी कह दो आप, ठीक है ना। और रेवेन्यू फंक्शन का डेफिनेशन आपको क्या दे रखा है, 100x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू एक्स इंटू पी। सबको आप एक्स से डिवाइड कर दो तो क्या बचेगा यहाँ पर, 100 माइनस एक्स माइनस आई थिंक एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बताओ, पी। और यही हो गया आपका डिमांड फंक्शन। देयरफॉर डिमांड फंक्शन इज इक्वल्स 100 माइनस एक्स माइनस, ये आपका आंसर फर्स्ट पार्ट चलेगा। नेक्स्ट वाला देखो, मार्जिनल रेवेन्यू चाहिए, तो वो कैसे आएगा, ddx ऑफ रेवेन्यू फंक्शन। देखो रेवेन्यू फंक्शन का ddx कैसे कर सकते, मेरे ख्याल में यहां से बचेगा 100 इस वाले से माइनस ट्वाइस एक्स और इस वाले से माइनस, ठीक है, यही आपका आंसर। हाँ नहीं, डिमांड फंक्शन का मीनिंग होता था कि पी और एक्स के बीच का एक सिंगल रिलेशनशिप, राइट। और रेवेन्यू फंक्शन का मीनिंग होता था एक्स इंटू पी। तो यहाँ पर रेवेन्यू फंक्शन का तो डिस्क्रिप्शन हमको क्लियरली दिया हुआ है इन टर्म्स ऑफ एक्स, तो रेवेन्यू फंक्शन को उससे रिप्लेस कर दो, बाकी सबको आप एक्स से डिवाइड कर दो। तो यहाँ से भी एक्स, या ऐसा सोचो कि इस वाले एक्स को नीचे धक्का मार दिया तो जो जो कट गया कट गया, ठीक है, क्लियर मेरे ख्याल। अगला देखो, द डिमांड फॉर अ सर्टेन प्रोडक्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस where x is the number of units demanded and p is the price per unit, ठीक है। Find the marginal revenue, obtain the marginal revenue when 10 units are sold and interpreted, calculate R11 minus R10 and interpret it, ठीक है। तो बकवास सारी चीज है, आइए करते हैं। Find the marginal revenue, marginal revenue कैसे निकलता था, रेवेन्यू फंक्शन का ddx करके। लेकिन रेवेन्यू फंक्शन है आपके पास कि नहीं है आपके पास, फिलहाल का तो नहीं है, निकाल सकते हो, निकाल सकते हो। क्या डेफिनेशन था, x इंटू पी, आओ निकालते हैं। तो फर्स्ट पार्ट के लिए पहले आपको निकालना चाहिए मेरे ख्याल में रेवेन्यू फंक्शन होगा क्या, x इंटू पी इज इक्वल्स टू x इंटू पी के जगह पर क्या डाल सकते हो, ये पूरा, तो ये आ जाएगा मेरे ख्याल में 200 प्लस 20x और माइनस एक्स। अब इस x को अंदर ले चलो तो ये हो जाएगा मेरे ख्याल में 200x प्लस 20x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब। ये हो गया आपका एक प्रकार से रेवेन्यू फंक्शन, क्लियर मेरे ख्याल। नेक्स्ट आपको चाहिए मार्जिनल रेवेन्यू।
तो मार्जिनल रेवेन्यू कैसे आएगा बताओ, DDX ऑफ रेवेन्यू फंक्शन करके। अब ये यदि करोगे तो क्या आ जाएगा सोचो, 200 प्लस 40x और माइनस 3x, ये आपका आंसर। फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। सेकंड बोल रहा है कि ऑब्टेन द मार्जिनल रेवेन्यू व्हेन 10 यूनिट्स आर सोल्ड एंड इंटरप्रेटेड। तो 10 यूनिट सील करने पे आपको अगर मार्जिनल रेवेन्यू चाहिए तो मार्जिनल रेवेन्यू एट x इक्वल्स टू 10 चाहिए आप, ठीक है ना। अब इसको डालोगे मार्जिनल रेवेन्यू के एक्सप्रेशन में तो क्या आ जाएगा सोचो, 200 प्लस 400 और माइनस मेरे ख्याल में 3 इंटू 100, ये 300 जो भी कहो, तो यहाँ से बचेगा 100, अल्टीमेटली कितना आएगा 300, ठीक है। और ये बोल रहे हैं कि इसको इंटरप्रेट करके भी बताओ कि ये क्या है, क्या है ये बताओ। दिस इज द रेवेन्यू अर्नड बाय सेलिंग द 10th यूनिट। 10 के लिए निकाल रहा है ना, तो 10वें यूनिट को बेच के जो रेवेन्यू आया होगा ये वो बता रहा है, चलेगा मेरे ख्याल। लिखो, इट इज द रेवेन्यू ऑब्टेन्ड, इट इज द रेवेन्यू, कैसे आया ना, देखो मार्जिनल रेवेन्यू का एक्सप्रेशन तो हमारा ये वाला है, ठीक है। और आपको मार्जिनल रेवेन्यू निकालना है जब 10 यूनिट बेचोगे तब, तो आप ठीक है, अच्छा लिखो, क्या लिख रहे थे लास्ट लाइन, इट इज द रेवेन्यू अर्नड बाय सेलिंग द 10th यूनिट, इट इज द रेवेन्यू अर्नड बाय सेलिंग द 10th यूनिट, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में एक और चीज पूछा है कि कैलकुलेट R11 माइनस R10, तो ये R कहाँ डालना होगा, रेवेन्यू फंक्शन में। रेवेन्यू फंक्शन देख लो, ये घटिया सा है, यही निकाल देते हैं। ये कौन सा पार्ट है हमारा, थर्ड पार्ट ना, ये वाला सेकंड पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट था, ये सेकंड पार्ट था, और अब हम करने जा रहे हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमको निकालना है R11 माइनस R10। सीधा ही एक बार वैल्यू ही बता दो तो कितना कितना आ रहा है। 11 अगर यहां डाल दो तो कितना हो जाएगा, 2200, और 11 का स्क्वायर 121 इंटू 20, तो 242 और एक जीरो ना, 2420, और यहां से 11 का क्यूब, ये शायद 1331 होता है, और माइनस 10 अगर डालते हो तो मेरे ख्याल में ये कितना हो जाएगा 2000, और इसमें 10 डालोगे तो 10 का स्क्वायर 100, ये भी 2000 प्लस 1 मोर 2000, एंड 10 अगर यहाँ डाल देते तो आई थिंक माइनस 1000, ऐसा कुछ रहेगा। इसका सोच लो तो कितना आ रहा, 2000 2000 4000 और 4620, 3289, और वहां से कितना आ जाएगा 3000 शायद, क्या अल्टीमेटली बचा आपके पास में 280। अब गेस करो ये क्या है, इसको भी इंटरप्रेट करना है। रेवेन्यू अर्नड बाय सेलिंग द 11th यूनिट, ये था रेवेन्यू अर्नड बाय सेलिंग 10th यूनिट, और ये है रेवेन्यू अर्नड बाय सेलिंग 11th यूनिट, ठीक है। लिख लो इसका भी, इट इज रेवेन्यू अर्नड बाय, इट इज रेवेन्यू अर्नड बाय सेलिंग the 11th unit, it is the revenue earned by selling the 11th unit, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन देखो, the cost function is given by this where x is the number of units produced, in order to minimize the marginal cost how many units must be produced। अब आप सोचो कि इस लाइन का क्या मतलब, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की मैक्सिमम मिनिमम। अब आगे आपका मैक्सिमम मिनिमम, और किसको मैक्सिमाइज मिनिमाइज कर रहे हैं, मार्जिनल कॉस्ट को। ये क्या दिया हुआ है, कॉस्ट, तो पहले आप क्या करोगे, कॉस्ट से मार्जिनल कॉस्ट, और फिर उसके ऊपर में मैक्सिमम मिनिमम का पूरा प्रोसेस आप अप्लाई कर दो। लिखो, स्टार्ट करते हैं। कॉस्ट फंक्शन इज इक्वल्स टू आपके लिए हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस 45 एक्स स्क्वायर, फिर मेरे ख्याल में माइनस 900x और प्लस 36। अब यहाँ से मार्जिनल कॉस्ट पहले वही निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा, आई थिंक एक्स स्क्वायर माइनस 90x प्लस माइनस 900, आसानी पड़ेगा वैसे तो शायद। अब एक चीज देख लो यहाँ पर ध्यान से, याद रखना कि मैक्सिमम मिनिमम का प्रोसेस हमारा क्या था, जिसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है पहले उसको एक बार डेरिवेटिव, उस डेरिवेटिव को इक्वल टू 0, उससे आपको मिलेगा आपका स्टेशनरी पॉइंट। उसको जज करने के लिए दो तरीका है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट और
सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। अगर चीज सब सिंपल रहता है, आराम से आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फैक्टराइज हो जाता है, तो आई विल से कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट की तरफ ही जाना, सेकेंड ऑर्डर को इग्नोर कर। ठीक है, तो ये कौन है? ये वो चीज है जिसको मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना है कि क्या? ये वो चीज है जिसको मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना है। तो यहां से एक बार और डेरिवेटिव करके फिर इक्वल टू 0 डाल के आपको क्या मिलेगा? स्टेशनरी पॉइंट। ठीक है मेरे ख्याल। आइए शुरू करें। तो सबसे पहले डी डी एक्स ऑफ मार्जिनल कॉस्ट, तो ये आ जाएगा मेरे ख्याल में ट्वाइस एक्स माइनस 90। फिर क्या करूं? सेकेंड ऑर्डर निकाल दूं यहीं पे? वैसे दिख रहा है बहुत सिंपल आएगा, 2 आ जाएगा, कुछ मेहनत नहीं करना होगा। ठीक है, कर लो एक बार और। डी टू डी एक्स स्क्वायर ऑफ मार्जिनल कॉस्ट, मतलब सेकेंड ऑर्डर ऑफ मार्जिनल कॉस्ट, सिंपली 2 आएगा। फिर उसके बाद में फॉर एस पी आप कर सकते हैं डी डी एक्स ऑफ मार्जिनल कॉस्ट वाले चीज को इक्वल टू 0। वहां से आपको मिल जाएगा आई थिंक ट्वाइस एक्स माइनस 90 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से मिल जाएगा ट्वाइस एक्स इक्वल्स टू 90 और सॉल्व करने पे x इक्वल्स टू 45। ये आपके पुराने भाषा में क्या आ गया? स्टेशनरी पॉइंट। सेकेंड ऑर्डर में जस्ट एक फॉर्मेलिटी ही है, क्योंकि वो ऑलरेडी 2 है। एट x इक्वल्स टू 45 दिस इक्वल्स टू 2 विच इज ग्रेटर देन 0। तो ये मैक्सिमा का है कि मिनिमा का है? मिनिमा। तो देयरफॉर x इक्वल्स टू 45 इज पॉइंट ऑफ मिनिमा, या लोकल मतलब बोल भी सकते, नहीं भी बोल सकते। ठीक है, पॉइंट ऑफ मिनिमा। अच्छा, हमको बस x का वैल्यू पूछा है कि उस टाइम का कॉस्ट भी पूछा है। तो अब देखो हाउ मेनी यूनिट्स मस्ट बी प्रोड्यूस, बस इतना बोल के छोड़ दी, वो मिनिमम कॉस्ट नहीं पूछा है हमसे। ठीक है ना, तो हम बोलेंगे ठीक है हमारा आंसर आ गया। हमारा आंसर क्या रहेगा? x इक्वल्स टू 45। मतलब 45 यूनिट जब आप प्रोड्यूस करोगे तो आपका मार्जिनल कॉस्ट का जो वैल्यू है वो क्या रहेगा? मिनिमम। क्लियर है मेरे ख्याल। अगला क्वेश्चन देखो, the cost of manufacturing of certain items consists of rupees 1600 as overheads, 30 per item as the cost of material, and the labor cost x square upon 100 for x item produced. How many items must be produced to have a minimum average cost? अभी इसमें देखो डिस्क्रिप्शन में तोड़ के ना आपको कॉस्ट फंक्शन का ही बहुत सारा इंफॉर्मेशन दिया हो। ये 1600 ओवरहेड का मतलब होता है कि ट्रांसपोर्टेशन ये सब वो सब का चार्ज वार्ज। ठीक है, ये लेकिन फिक्स कॉस्ट है एक तरीके से। फिर 30 पर आइटम अगर है और आप मान लीजिए कि x आइटम प्रोड्यूस करते हैं तो 30x हो जाएगा, और x स्क्वायर अपॉन 100 ये पूरा लेबर कॉस्ट एक साथ बता दिया फॉर x यूनिट्स, तो इसको x से मल्टीप्लाई नहीं कर, क्योंकि 30 पर आइटम बोला है और x स्क्वायर अपॉन 100 फॉर x आइटम खुद ही बोल दिया उसने, तो इसको हम फर्दर और एक बार x से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। क्लियर मेरे ख्याल। लिखिए हियर cost function will be equals to 1600 प्लस मेरे ख्याल में 30x और बोलिए प्लस x स्क्वायर बाई 100। किसको मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना है? एवरेज कॉस्ट को। तो वो कैसे आ जाएगा बताओ? कॉस्ट फंक्शन अपॉन x, ये आपका एवरेज कॉस्ट, दिस इज इक्वल्स मेरे ख्याल में 1600 बाई x प्लस 30 और प्लस आई थिंक x बाई 100। ठीक है, क्लियर मेरे ख्याल में यहाँ तक। इसके आगे अब आपको इसको मिनिमम करना है। तो मिनिमम करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? डिफरेंशिएट। अब एक बार डिफरेंशिएशन गेन कर लेते हैं। डी डी एक्स ऑफ एवरेज कॉस्ट इज इक्वल्स टू, इसका बताना क्या आ जाएगा? माइनस 1600 बाई एक्स स्क्वायर, इसका बताओ 0 और इसका बताओ 1/100। सही है। और एक बार डिफरेंशिएशन करूं कि यहाँ पर थोड़ा फालतू लग रहा है, मुझे थोड़ा फालतू लग रहा है, ये कर लूं? अच्छा कर लो, चलो अभी थोड़ी देर पहले दिखाया ही था। ठीक है, सेकेंड ऑर्डर करोगे तो d2 dx स्क्वायर ऑफ एवरेज कॉस्ट इज इक्वल्स टू, देखो माइनस 1600 को तो आप बाहर कर दो, 1/x स्क्वायर का फिर से आएगा माइनस 2/x क्यूब और 1/100 का स्वाहा, तो ऑल टुगेदर यू विल बी फेसिंग 3200 अपॉन x क्यूब। देखो आया समझ के नहीं आया समझ, चलेगा? चलिए फॉर क्या? स्टेशनरी पॉइंट। अभी आप करेंगे डी डी एक्स ऑफ एवरेज कॉस्ट इज इक्वल्स टू 0। यहां से आपको प्राप्त होगा माइनस 1600 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1/100 इज इक्वल्स टू 0। दिस एम्प्लाइज, इसको उठा के वहां पटक दो, आई थिंक 1/100 इज इक्वल्स टू, तो उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 1600
बाई एक्स स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1600 इंटू 100, एक्स इक्वल्स मेरे ख्याल में 4 इंटू 10 इंटू 10, तो एक्स इक्वल्स टू 400। ठीक है, एक और फॉर्मेलिटी करना होगा सेकेंड ऑर्डर के लिए, तो डी डी एक्स स्क्वायर ऑफ आई थिंक एवरेज कॉस्ट इज इक्वल्स टू एट एक्स इक्वल्स टू हमारा है 400, सो दिस इज इक्वल्स टू, एक्सप्रेशन हमारा था 3200 अपॉन में एक्स का क्यूब ना, तो 400 का क्यूब। देखो मैं सच्ची बताऊं तो इसको सॉल्व करना भी जरूरी नहीं, क्योंकि जो भी आएगा उससे तो कोई मतलब हमको है नहीं, साइन से ही मतलब है बस, साइन तो पक्का क्या रहेगा उसका पॉजिटिव आना, तो इसको ग्रेटर देन 0 ही, तो देयरफॉर x इक्वल्स टू 400 इज क्या, पॉइंट ऑफ मिनिमम। अब एक बार देख लो कि और कुछ करना है हम लोगों के नहीं, हाउ मेनी आइटम्स मस्ट बी प्रोड्यूस टू हैव अ मिनिमम एवरेज कॉस्ट, तो आइटम का ही क्वांटिटी पूछा है बस, 400 ही हमारा फाइनल आंसर है। चलेगा, अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ देखो इसको फटाफट, द डिमांड फंक्शन इज दिस वेयर x इज द नंबर ऑफ यूनिट्स डिमांडेड एंड p इज द प्राइस पर यूनिट, फाइंड द रेवेन्यू फंक्शन इन टर्म्स ऑफ p, प्राइस एंड द नंबर ऑफ यूनिट्स डिमांडेड फॉर विच द रेवेन्यू इज मैक्सिमम। ठीक है, ये इन टर्म्स ऑफ p वाले बात पे मैं थोड़ा रुक के फोकस करूंगा। आप मुझे रेवेन्यू फंक्शन का डेफिनेशन बताओ, x इंटू p होता है। अब इसमें आपके पास में दो ऑप्शन है, ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूँ, हाँ थोड़ा लिख के भी दिखा देता हूँ ताकि आप रिलेट कर सकें। Rx यानी कि रेवेन्यू फंक्शन इक्वल्स टू आपके पास में है x इंटू पी, ठीक है, एंड डिमांड फंक्शन के नाम पर सपोज करो कि ऐसे रैंडमली मैं लेता हूँ कि x माइनस 100 बोला हुआ, ठीक है। नाउ आई हैव टू थिंग्स विच आई कैन, मेरे पास में दो रास्ता है जिसमें मैं चल सकता, या तो मान लो कि x को p के टर्म्स में कन्वर्ट करूँ और उसके चक्कर में पूरा ही जो है वो p के टर्म्स में कन्वर्ट हो जाएगा, और या फिर आप p को x के टर्म्स में कन्वर्ट कर दो और उसके चक्कर में पूरा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, x में कन्वर्ट हो जाएगा। ये दोनों ही चॉइस हमारे पास में अवेलेबल रहता है। आया बात समझ? अगर सपोज करो कि मैं x को p में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो यहाँ से x का वैल्यू कितना होगा बताओ, p प्लस 100, तो आप p प्लस 100 रिप्लेस कर दो, तो रेवेन्यू फंक्शन विल बी इक्वल्स टू p प्लस 100 इंटू p, सॉल्व करने से p स्क्वायर प्लस 100 p आ गया पूरा का पूरा रेवेन्यू फंक्शन इन टर्म्स ऑफ p। और अगर सपोज करो कि आप x में चेंज करना चाहते हो तो उस केस में आप p को चेंज कर दो, p का वैल्यू कितना है x माइनस 100, वो आप अगर यहाँ रिप्लेस कर देते हो तो आपको क्या मिलेगा बताओ, x इंटू एक्स माइनस 100, और वो एक्सप्रेशन किसके टर्म्स में होगा बताओ, x के टर्म्स में होगा। तो आप x में कन्वर्ट करके भी काम कर सकते हो और p में कन्वर्ट करके भी काम कर सकते हो। वैसे तो ये हमारा इंडिपेंडेंट चॉइस रहना चाहिए कि हमको कौन से रास्ते जाना है, लेकिन कभी कभार क्या होता है कि क्वेश्चन में स्पेसिफाई करके बोल देता है, जैसे इसमें बोला हुआ है, जैसे पहले ही बोला हुआ है कि द रेवेन्यू फंक्शन r इन टर्म्स ऑफ p पहले फाइंड करना है हम, ठीक है। तो हम किसको रिप्लेस करेंगे, x को कि p को, x को रिप्लेस करेंगे, और रिप्लेसमेंट के लिए बढ़िया से डिमांड फंक्शन दिया वही है, हम कोई दिक्कत वाला बात नहीं। और आगे चल के फिर से जो रेवेन्यू फंक्शन बनेगा हमारा, उसके अंदर में हमको पता करना है कि प्राइस एंड द नंबर ऑफ यूनिट्स डिमांडेड फॉर विच द रेवेन्यू फंक्शन इज मैक्सिमम, मतलब रेवेन्यू फंक्शन के एक्सप्रेशन को हमको मैक्सिमम करना है, और मैक्सिमम करने के टाइम पर p का और x का वैल्यू क्या रहेगा ये बताना है। आया बात समझ? लिखो फर्स्ट पार्ट के लिए लिखो rx, या rx नहीं, ये r लिख के छोड़ दो बस, x या p मत बोलो, x इंटू p किसको चेंज करना चाहिए यहाँ पर सवाल के हिसाब से, x को चेंज करना चाहिए। चेंज करने के लिए क्या है आपके पास, ये करो, चेंज करो, क्या हो जाएगा बताओ, 24 माइनस 2p बाई 3 बोल देंगे इंटू p, फिर 1/3 को बाहर छोड़ दो, अंदर कर लो आप 24p माइनस 2p, ये आपका रेवेन्यू फंक्शन, ठीक है, चलेगा यहाँ तक। और मैंने जानबूझ के x या p लिखना अवॉइड किया क्योंकि आगे चल के मैं तो इसको p में कन्वर्ट कर रहा था, तो rx लिख देता तो थोड़ा सा गलत हो जाता, चलेगा। अब क्या करना है बताओ, इसको मैक्सिमाइज कर, और मैक्सिमाइज करके इससे क्या मिल जाएगा आपको, p जब r मैक्सिमम हो रहा होगा, और उसी p को उठा के इसमें पटक दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, x, जिसके लिए r आपका मैक्सिमम हो रहा। चलो शुरू करें, यही कर लेते हैं। अच्छा, r वैसे कौन से वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है, p पे, तो आप उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट वगैरह करोगे, तो पहला चीज आप क्या निकालोगे बताओ, dr dp निकालोगे, दिस इक्वल्स टू, मतलब दो वेरिएबल एक तो x और p है, और जनरली rx रखने मतलब लिखने का मतलब ये है कि फर्दर जो आपका एक्सप्रेशन बनेगा पूरा पूरा उसको आप x में ले जाओ, लेकिन हम तो p की तरफ जा रहे थे इसीलिए मैंने r ठीक है लिख सकते हो,
हालांकि नहीं भी लिखते तो भी इट इज ओके, ठीक है। अच्छा, DRDP का आंसर क्या आ जाएगा बताओ? 1/3 इंटू मेरे ख्याल में 24 माइनस 4p चलेगा। सेकेंड ऑर्डर ही कर लेते हैं, आसान सही है। स्टेशनरी पॉइंट इससे आ जाएगा हमको तो, लेकिन मैक्सिमम मिनिमम तक जाना है। तो ये तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। फर्स्ट ऑर्डर में भी देखो मैं यहाँ क्या देख रहा हूँ कि सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन बहुत ईजी है, एक लाइन में काम हो जाएगा। फर्स्ट ऑर्डर लगाने जाऊंगा तो साइन चार्ट ये सब बना के दिखाना पड़ेगा एक तरीके से, तो इसमें काम कम होगा सेकंड ऑर्डर करने से, इसलिए सेकंड ऑर्डर कर, ठीक है। चलो आप बताओ क्या हो जाएगा? d2r बाई dp स्क्वायर इज इक्वल्स मेरे ख्याल में 1/3 24 का 0 और -4, दिस इज -4/3, ठीक है। अब लिखो फॉर SP DRDP इज इक्वल्स हो गया 0, यहां से आपको मिल जाएगा मेरे ख्याल में 1/3 इंटू 24 माइनस 4p इज इक्वल्स टू 0। सॉल्व करने में p इक्वल्स टू शायद 6 आएगा, ठीक है। अभी फॉर्मेलिटी के लिए सेकेंड ऑर्डर में भी डाल दो d2r बाई dp स्क्वायर एट p इक्वल्स टू 6 इज इक्वल्स टू, इट वाज -4/3 ना, लेस देन 0, therefore p equals to 6 is पॉइंट ऑफ क्या इस बार मैक्स, और आपको p भी चाहिए था मैक्सिमम वाले सिचुएशन के लिए और x भी चाहिए था। x निकालने के लिए क्या कर सकते हो? 24 माइनस 2 इंटू 6 बाई 3, सो दिस इज इक्वल्स टू 12/3, तो सॉल्व करने के, ठीक है। तो प्राइस पॉइंट आपका 6 होना चाहिए और नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड आपका कितना होना चाहिए? 4, उससे जो है वो आपको मैक्सिमम रेवेन्यू मिल जाएगा। क्लियर मेरे ख्याल में? 12 के बाद में 13 नंबर देखो, ये थोड़ा लैंग्वेज में ट्विस्टेड क्वेश्चन है, अच्छे से आप पहले पढ़ लो एक बार फिर बात करते हैं। आओ देखते हैं। अ स्टील प्लांट इज केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग x टन्स पर डे ऑफ लो क्वालिटी स्टील या लो ग्रेड स्टील एंड y टन्स पर डे ऑफ अ हाई ग्रेड स्टील। मतलब एक का क्वांटिटी x टन है लो वाले का और हाई वाले का कितना है? y टन, ठीक है। फिर प्राइस के बारे में एक लाइन पढ़ो तो आपको, अच्छा देखो, x टन्स पर डे ऑफ लो ग्रेड स्टील एंड y टन्स पर डे ऑफ हाई ग्रेड स्टील। आगे y और x में एक रिलेशनशिप आपको देके रखा है, ये बाद में हमारे काम में आएगा। आगे ये बोल रहा है देखो कि द प्राइस ऑफ लो ग्रेड स्टील इज हाफ ऑफ हाई ग्रेड स्टील। मतलब हाई ग्रेड स्टील का जो भी प्राइस पॉइंट होगा, मान लो कि 500 रुपए करके है, तो लो ग्रेड का कितना हो जाएगा? 250। हाई ग्रेड का अगर 100 है तो लो ग्रेड का कितना हो जाएगा? 50। हाई ग्रेड का अगर 1000 है तो लो ग्रेड का कितना हो जाएगा? 500। आगे देखो, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ लो ग्रेड स्टील दैट शुड बी प्रोड्यूस पर डे फॉर मैक्सिमम रिसिप्ट्स। मैक्सिमम रिसिप्ट्स मतलब हम यहाँ सोचेंगे मैक्सिमम रेवेन्यू, ठीक है। अभी रेवेन्यू को मैक्सिमाइज करने के लिए आपके पास में रेवेन्यू का एक एक्सप्रेशन भी होना चाहिए, वह बात समझ। और रेवेन्यू का एक्सप्रेशन कैसे आएगा आप देखो कि आप क्या करना, हाई ग्रेड स्टील का सेलिंग प्राइस, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, हाई ग्रेड स्टील का सेलिंग प्राइस आप एक बार के लिए मान लेना कि ₹K पर टन मिल रहा है आप, ठीक है। उससे लो ग्रेड स्टील का सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा? K/2, उसका आधा होना चाहिए, ठीक है। और क्वांटिटी का अगर आप बात करोगे तो हाई ग्रेड स्टील का आप कितना क्वांटिटी बेच पा रहे हो? Y, और लो ग्रेड का कितना बेच पा रहे हो बताओ? X। आया बात समझो। तो आपका जो रेवेन्यू फंक्शन है यहाँ पर वो देखो क्या हो जाना चाहिए, R इज इक्वल्स, मेरे को लगता है कि K/2 इंटू एक्स और प्लस क्या हो जाएगा बताओ? K इंटू वाई। देखो ये समझ में आएगा, ठीक है। ये उसका सेलिंग प्राइस है और ये उसका क्वांटिटी प्रोड्यूस या क्वांटिटी सोल्ड है, तो दोनों का जो प्रोडक्ट है वो आपके लिए क्या हो जाएगा? रेवेन्यू। अब इस चीज को आपको करना है मैक्सिमाइज। इसको क्या करना है आपको? मैक्सिमाइज। मैक्सिमाइज करने के लिए लेकिन पुराना जो एक समस्या होता था वो आज भी है हमारे सामने, ठीक। ये कितने वेरिएबल में है? 2 वेरिएबल में। और एक और चीज याद रखना कि ये प्राइस जो भी हमने एज्यूम किया वो एक तरीके से फिक्स दिया हुआ है क्वेश्चन, तो के वाला जो पार्ट है वो हमारे लिए क्या होगा? कांस्टेंट। वेरिएबल हमारे लिए कौन कौन है यहाँ पर? एक्स और वाई। और फाइनल आंसर आपको किसके टर्म्स में चाहिए ये बताओ? फाइंड द क्वांटिटी ऑफ लो ग्रेड स्टील, मतलब आपको एक्स का वैल्यू चाहिए, तो वहां से हमको ये हिंट मिलता है कि आई शुड गो फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ वाई। आया बात समझ? और वाई के रिप्लेसमेंट के लिए क्या इक्वेशन दिया हुआ है आपको? 32 - 5x अपॉन 10 - 6, ठीक है। आइए करें फटाफट। तो r इक्वल्स टू जो हमारे काम का एक्सप्रेशन होगा वो हो जाएगा K/2 इंटू एक्स प्लस K इंटू वाई के जगह पर यू कैन राइट
32 माइनस 5x अपॉन 10 माइनस x। ठीक है, ठीक है, यहीं से करते हैं स्टार्ट। डी डी एक्स ऑफ आर, ये आपके लिए देखो क्या हो जाएगा, इस पार्ट से तो आई थिंक k/2 बचेगा आपके पास, प्लस k इंटू नीचे ये हो जाएगा 10 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, फिर ऊपर आएगा देखो 10 माइनस एक्स इंटू -5, फिर माइनस 32 माइनस 5x इंटू मेरे ख्याल में -1। ठीक है, नीचे वाला का स्क्वायर, नीचे वाला डी डी एक्स ऑफ ऊपर वाला माइनस ऊपर वाला डी डी एक्स ऑफ नीचे वाला। पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। सो ये आएगा मेरे ख्याल में k/2 प्लस k इंटू खोल देने पे शायद से -50 प्लस 5x प्लस 32, नहीं प्लस 32 सोचो, और -5x। एक्चुअली ये लोग एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हैं, माइनस इंटू माइनस प्लस, बाकी ब्रैकेट का जो साइन है वही कैरी ऑन हो जाए, और नीचे मेरे पास में रहेगा 10 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लो, 50, ये 32 माइनस कर दो तो कितना बचेगा ऐसे 18, -18 और -5 -23 ना, so this is equals to, अच्छा क्या कर, ठीक है थैंक यू, 5x गया, और अब क्या बचेगा हमारे पास में -18, सो k/2 -18 सीधा ही कर दोगे, -18k अपॉन में 10 माइनस एक्स का होल स्क्वायर चलेगा। ये हो गया मेरा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, और सेकंड ऑर्डर भी सोच रहा हूँ कर ही लेता हूँ क्योंकि के वे है तो साइन चार्ट बनाने में थोड़ा दिक्कत आएगा। ठीक है, सेकंड ऑर्डर अगर इसका करते हो तो देखो क्या होगा, d2r बाई dx स्क्वायर, मेरे ख्याल में ये पोर्शन तो स्वाहा 0, -18 के ये भी कांस्टेंट ही रहेगा, और 1/x स्क्वायर का भी बार बार कर रहे थे हम लोग, क्या हो जाएगा बताओ, -2 डिवाइडेड बाई 10 माइनस एक्स का होल क्यूब, और इंटू एक -1 आएगा बिकॉज ऑफ चेन रूल, चलेगा। और अल्टीमेटली 3 माइनस साइन है आपके पास, तो सब मिला के नेगेटिव अटक ही जाएगा, इट विल बी -36 की डिवाइडेड बाई 10 माइनस एक्स का होल क्यूब। अब फॉर स्टेशनरी पॉइंट फर्स्ट ऑर्डर इक्वल्स टू 0 और SP dr/dx इज इक्वल्स टू 0, तो यहां से आपको मिल जाएगा k/2 -18 की बाई 10 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। इसका साइड स्विच करा लो, k/2 इज इक्वल्स टू 18 की डिवाइडेड बाई 10 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, के गया शायद, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 10 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 36, स्क्वायर को उड़ाओगे 10 माइनस एक्स इक्वल्स टू आपके लिए +-6 रहेगा। तो यहाँ से दो इक्वेशन है, दोनों सॉल्व कर लो, देखो किससे ढंग का आंसर मिलता है। 10 माइनस एक्स इक्वल्स टू 6 एक बार, और एक बार 10 माइनस एक्स इक्वल्स टू -6। एक बार शायद से मिलेगा आपको x इक्वल्स टू 4, दूसरे बार मिलेगा x इक्वल्स टू 16। ठीक है, और आपको क्या चाहिए था देखो एक बार, आपको चाहिए था मैक्सिमम ना, तो डाल के देख लेते हैं, d2r बाई dx स्क्वायर एट x इक्वल्स टू 4 करो एक बार, ये आना चाहिए मेरे ख्याल में -36 की अपॉन 10 माइनस 4 करेंगे ना तो 6 का क्यूब, ये अल्टीमेटली नेगेटिव आएगा, तो यहीं पर क्या एग्जिस्ट करेगा आपका मैक्सिमम, और 16 अगर डालोगे तो यू कैन क्लियरली सी कि वो पॉजिटिव हो जाएगा 16 डालने से। देख लो यहाँ पे d2r बाई dx स्क्वायर एट x इक्वल्स टू 16 अगर करते हैं हम लोग, ऊपर -36 के था और नीचे क्या हो जाएगा, आई थिंक -6 का होल क्यूब, राइट, मतलब ये हो जाएगा 10 माइनस 16, जब आप डालोगे तो -6 का होल क्यूब आएगा और -216, तो माइनस माइनस कट जाएगा ऊपर नीचे, और फिर ये चीज क्या हो जाएगा पॉजिटिव। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? तो इस सिचुएशन में ये क्या रहने वाला है आपके पॉजिटिव, तो ये है आपका किसका सिचुएशन, मिनिमा का, ये वाला किसका सिचुएशन है मिनिमा का, और ये वाला किसका सिचुएशन है मैक्सिमा का। आपको क्या चाहिए था मैक्सिमम, तो नीचे लिखो देयरफॉर x इक्वल्स टू 4 is point of maximum, is point of maximum।
चलेगा मेरे ख्याल। नीचे लिखो हेंस फाइंड द क्वांटिटी ऑफ लो ग्रेड स्टील दैट 4 टन्स। नीचे लिखो हेंस we should produce 4 tons of low grade steel. We should produce 4 tons of low grade steel. ये भी देखो निहायत ही मतलब आसान क्वेश्चन है, ठीक है, 2-3 मिनट ही लगे, कर लेते हैं इसको भी। The total cost function is given by this and the selling price per unit is this. Find for what value of x will the profit be maximum. तो थोड़ा सा प्रॉफिट, कॉस्ट, रेवेन्यू ये सब भी इन्वॉल्व करना है, ठीक है। और फिर प्रॉफिट मिल जाने के बाद में कहाँ जाना है आपको, मैक्सिमम मिनिमम की तरफ जाना है। अब सोचो कि प्रॉफिट का एक्सप्रेशन कैसे बना सकते थे, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। रेवेन्यू का मीनिंग क्या होता था, एक्स इंटू पी, आया बात समझ, एक्स इंटू पी, और प्राइस पॉइंट आपको क्या दिया हुआ है 6, तो आपका रेवेन्यू कितना हो जाएगा 6x। क्लियर मेरे ख्याल। ये आपका क्या है कॉस्ट, और रेवेन्यू माइनस कॉस्ट आपका क्या हो जाएगा प्रॉफिट। उस प्रॉफिट वाले एक्सप्रेशन को आपको मैक्सिमाइज करना है, बात खत्म, ठीक है। करो फटाफट, लिखो हियर, पहले आप रेवेन्यू लिख लो, Rx इक्वल्स टू x इंटू 6, कॉस्ट लिख लो, दिस इज इक्वल्स टू 1/3 x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 30x माइनस 15, और अगले पेज पे लिख लो प्रॉफिट इज इक्वल्स टू रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, दिस इज इक्वल्स टू 6x माइनस, मेरे ख्याल में ये वाला पूरा x क्यूब अपॉन 3 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 30x एंड माइनस 15, ठीक है। ये हो गया आपका प्रॉफिट। अब आपको इसको मैक्सिमाइज करना है, तो dpdx इज इक्वल्स टू 6 माइनस, यहाँ से आ जाएगा शायद से 3x स्क्वायर अपॉन 3 माइनस, यहाँ से आ जाएगा 10x प्लस यहाँ से आ जाएगा 30, ठीक है। 3 गया यहाँ से, तो 6 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 30, सो ऑल टुगेदर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 36। ये हो गया आपका प्रॉफिट का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। सेकंड भी कर ही लो, ज़्यादा माथा पिची नहीं है। d2p बाई, कुछ गलती हो रहा है क्या मेरे से, माइनस 5x प्लस 10। अब स्टेशनरी पॉइंट के लिए dpdx इज इक्वल टू 0। कुछ भूल कर दिया क्या, अरे हाँ, एक बहुत बड़ा त्रुटि हो गया है, माइनस 30, जिसके चक्कर में ये हो जाएगा माइनस 20, सही, इसके चक्कर में ये क्या हो जाएगा माइनस 2x प्लस 2, ये वैसे सेम ही रहता, ठीक है। dpdx इक्वल टू 0, इसके चक्कर में माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 24 इक्वल टू 0। मिडिल टर्म करने के लिए सबको एक माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दो पहले, तो एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24 इक्वल टू 0। अब इंटू करने पे 24 और ऐड करने पे 10 चाहिए, आप सॉल्व करके शायद x माइनस 6 और x माइनस 4 आ जाएगा। तो यहाँ से x इक्वल्स टू, ये तो 6 होगा और ये फिर x इक्वल्स टू 4 होगा, सेकेंड ऑर्डर में बिठा दो, तो आई थिंक d2p बाई dx स्क्वायर एट x इक्वल्स टू 6, ये आ जाएगा मेरे ख्याल में माइनस 12 प्लस 10 ना, माइनस 2, और d2p बाई dx स्क्वायर एट x इक्वल्स टू 4, ये आ जाएगा आपके कितना माइनस 8 प्लस 10 आई थिंक प्लस 2, चलेगा। अब आपको कौन सा वाला चाहिए था, मैक्सिमम वाला, तो मैक्सिमम आपकी इस पे आ रहा है लेस देन 0 और ये हो रहा है ग्रेटर। नीचे लिखो देयरफॉर x इक्वल्स टू 6 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमम, ठीक है, x इक्वल्स टू 6 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। क्लियर मेरे ख्याल में। दो ही बाकी है, बाकी देख लेते हैं एक बार कि आसान है कि टफ है। पर में कॉस्ट फंक्शन, इतना डिमांड फंक्शन, इतना रेवेन्यू फंक्शन, प्रॉफिट फंक्शन, मेरे ख्याल में देखो कर तो सकते हो, ठीक है, हो गया, ठीक है, चलो कोई नहीं, आज रुक जाते हैं, अगले क्लास में कर लें।